Hello everyone. This is the 19th वीडियो ऑफ द चैप्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सेलिएंट फीचर्स, जो हम लोग फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ लिया था। उसके जो कैसे उसकी क्या मेथोडोलॉजीज़ थी, किस तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को किया गया, उसके क्या गोल्स थे, उनको हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है पहले ही। और इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो फीचर्स हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक फीचर्स को पढ़ना डिटेल में बहुत ज़रूरी है, तो इनसे ताकि जितने भी क्वेश्चंस बने उनका आप आंसर दे सको। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हुआ तो उससे जो भी हमको रिजल्ट्स मिले, जो उसके एनालिसिस, जो उसके कैरेक्टर्स मिले, उनको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो हमको फीचर पता चला कि ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं। दैट मीन्स इसमें राउंड अबाउट 3 बिलियन, 3000 मिलियन मतलब 3 बिलियन के राउंड अबाउट न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग ने एग्जैक्टली पहले था अंदाज़ा वो यही था कि 3 बिलियन बेसेस होते हैं। तो रिजल्ट में भी वो एग्जैक्टली आया कि 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते पॉइंट। एक एवरेज जीन में जनरली जो जीन्स हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसी में बहुत कम, किसी में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बट एक अगर हम एवरेज जीन की बात करें तो एक एवरेज जीन में, एवरेज साइज जीन में 3000 बेसेस होते हैं। बट साइजेस वेरी ग्रेटली, मतलब जो साइजेस हैं जीन के वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। और जिसमें से जो सबसे लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन है वो है डिस्ट्रोफिन। ये क्वेश्चन आता है, जो लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं वो डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 मिलियन बेसेस हैं। 2.4 मिलियन बेसेस ये डिस्ट्रोफिन का जीन है, और ये सबसे साइज में लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन है अभी तक। ठीक है, तो दूसरा ये पता चला। तीसरा क्रिटेरिया ये है कि द टोटल नंबर ऑफ जीन्स, जो एग्जैक्टली जो देखे गए कि कितने जीन्स हैं, तो वो राउंड अबाउट 30,000 मिले, विच इज़ मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट। बट जैसा कि लोगों ने एस्टिमेट लगाया था कि 80,000 से 1,40,000 तक जीन्स हो सकते हैं, बट आफ्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आफ्टर सीक्वेंसिंग द कंप्लीट ह्यूमन जीनोम, it was found that approximate 30,000 genes are present in a human genome. ऑलमोस्ट ऑल, मतलब 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेसिस, वो एग्जैक्टली सेम होते हैं सभी लोगों में। ये बहुत सरप्राइजिंगली है कि सभी के डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो 99.9% डीएनए सेम होता है सबका। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स, मतलब जो जीन्स डिस्कवर किए गए तो उनमें से 50% से ज़्यादा जीन्स के जो फंक्शंस थे वो अननोन हैं। तो उनके फंक्शंस पे रिसर्च चल रही है, और काफ़ी जो है फंक्शंस पता भी जा चुके हैं, और उस टाइम पे 50% से ज़्यादा जो जीन्स था उनका फंक्शंस जो था वो अननोन था। नेक्स्ट, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, मतलब 2%, मतलब टोटल 100% जो हम लोग का जीनोम है उसमें से सिर्फ 2 से 3%, मतलब मैक्सिमम 3%, 2 से 3%, और इसके अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग 2% से भी कम, क्योंकि कहीं कहीं बुक में आपको 2 से 3% भी मिलेगा, बट एज पर एनसीईआरटी 2% से भी कम जीनोम का जो पोर्शन है वही प्रोटीन को कोड करता है। बाकी जो रेस्ट पोर्शन है वो प्रोटीन को कोड नहीं करता है। तो नेक्स्ट हम लोग फीचर देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हमको पता चला। रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन, एग्जैक्टली जैसा भी हम लोग ने पढ़ा कि सिर्फ 2% और उससे कम जो पोर्शन होता है वही प्रोटीन को कोड करता है। तो अगला पोर्शन ये है कि जो अगला फीचर ये है, रिपीटेड सीक्वेंस
जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं वो ह्यूमन जीनोम का एक बड़ा पोर्शन बनाते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस दैट मीन्स जिनको माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट में भी बोल सकते हैं, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, इसको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, जिसमें जिस तरीके से AT GC 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 मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो काफ़ी पोर्शन तक रिपीट होते हैं, उसे रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस डीएनए के वो स्ट्रेच हैं, वो पार्ट हैं डीएनए सीक्वेंसेस के जो कई बार रिपीट होते हैं, कभी 100 से 1000 तक भी रिपीट हो सकते हैं। इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन कोडिंग फंक्शंस में नहीं है, मतलब एग्जैक्टली कोई प्रोटीन को कोड करने में नहीं है, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, उसकी डायनामिक्स और उसके एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, एवोल्यूशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमको उस पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है या उस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, उसके डायनामिक्स और उसके एवोल्यूशन के बारे में कि वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें वो उस तरह का रिपीटेटिव सीक्वेंस वो किन तरह के ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, तो एवोल्यूशन में भी उसका एक बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम 1। जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसमें सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं, क्योंकि वो लार्जेस्ट क्रोमोसोम माना जाता है, और 2968 जीन्स हैं। और सबसे कम जो फ्यूएस्ट सब में जीन्स हैं वो हैं वाई क्रोमोसोम में, जिसमें सिर्फ 231 है। ये डेटा क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि इन सब डेटा से क्वेश्चंस आते हैं। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन, मतलब जो साइंटिस्ट उन्होंने देखा कि लगभग 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी थी जहाँ पे सिंगल बेस डिफरेंस था। दैट मीन्स SNPs, मतलब अगर किन्हीं भी दो पर्सन्स के डीएनए को कंपेयर किया जाए तो उसमें दोनों के डीएनए में 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसे मिलेंगी जहाँ पे जो उनका न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो वेरी करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNPs इसको बोलते हैं। और ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं। जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस के बाद ये पता लगाया गया कि अगर किन्हीं भी 2% के डीएनए को कंपेयर किया जाता है तो 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी मिलती हैं जहाँ पे उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वेरी कर सकते हैं। किन्हीं भी 2% की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, ये तो फिलहाल जो 9th फीचर्स थे वो हम लोग ने देख लिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ हैविंग द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, मतलब जो हम लोग ने इसका पता लगाया जो साइंटिस्ट ने, में वेल बी इनेबलिंग अ रेडिकली न्यू अप्रोच। इस सीक्वेंस के डिकोड के बाद वी विल बी इनेबल, हम लोग इनेबल हो सकते हैं और एक नई अप्रोच बायोलॉजिकल रिसर्च में आ सकती है। इससे मेडिकल फील्ड में बहुत हेल्प में मिली, और बायोलॉजिकल लेवल पे तो इसके रिसर्च में इसका बहुत बड़ा रोल है ही है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस का। इन द पास्ट, पुराने समय में रिसर्चर्स जो थे वो एक या दो या कुछ जीन्स ही एक बार में स्टडी कर सकते थे, बट आफ्टर द होल जीनोम सीक्वेंस, जब पूरे कंप्लीट जीनोम को सीक्वेंस कर लिया गया, उसमें नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, उनके फंक्शंस का ये देख लिया गया, और दूसरी जो हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज और दूसरी टेक्निक्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उनको यूज़ करके वी कैन अप्रोच ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल। तो हम लोग कई जीन्स को एक साथ स्टडी कर सकते हैं और उनके बारे में उनके ऊपर रिसर्च करके उनके डिसऑर्डर्स और उनके दूसरे फील्ड्स पे हम डेवलप कर सकते हैं, और उनके जीन्स में चेंज करके ऑर्गेनिजम्स को और ज़्यादा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। दैट मीन्स कि अब हम लोग को डिसऑर्डर्स, कोई भी डिसऑर्डर्स लंबे समय तक अननोन नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग ने पूरे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को डिकोड कर लिया है। दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन अ जीनोम। अब वो जीनोम के सभी जीन्स की स्टडी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर, और हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड, मतलब वो अगर इन केस कोई ट्यूमर सेल है या कोई ऑर्गन है या उसमें कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसको बहुत ईजिली वो डिटेक्ट कर लिया जा सकता है। किस तरह से टन्स ऑफ थाउजेंड, दसियों हज़ार जीन्स जो होते हैं और जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक साथ काम करते हैं इन एन इंटरकनेक्टेड वर्क, मतलब किस तरीके से हज़ारों जीन्स आपस में कैसे रेगुलेट रहते हैं, किस तरीके से उनका फंक्शन होता है, उनसे जो बनने वाली प्रोटीन्स है वो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं और ऑर्केस्ट्रेट करती हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब जो सेल का मेटाबॉलिज्म है
उसको किस तरीके से वो प्रोटीन्स जो हैं वो रेगुलेट करती हैं, और जीन्स उन प्रोटीन्स को कैसे रेगुलेट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग को डिटेल नॉलेज इस ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस के बाद मिली। तो दैट मीन्स ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस से हम लोग को बहुत सारे फीचर्स मिले जिनको हम लोग ने स्टडी किया, और इस सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबल हो गए हैं नए ट्रीटमेंट्स मेथड्स को डेवलप करने के लिए, नए डायग्नोस्टिक मेथड्स को डेवलप करने के, और कोई भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिसका कॉज अननोन रहा है, अब वो फ्यूचर में एक अननोन नहीं रहेगा। तो ये सब इम्पोर्टेंस था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अलॉन्ग विद द सेलिएंट फीचर्स। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इन्हीं फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसने एक बायोलॉजी फील्ड में एक बहुत ही एवोल्यूशनरी कहते हैं रेवोल्यूशनरी वर्क किया है, और इससे आगे जितनी भी फील्ड्स हैं इससे रिलेटेड उन सबको इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही बेटा, और इससे पहले कि जितने वीडियोस आप ज़रूर देखिए, कमेंट्स में सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर लिखिए वीडियो के ऊपर कि आप लोग को इसमें क्या कमी लगी या क्या आपको इसमें अच्छा लगा। तो डेफिनेटली आप अपने व्यूज़ लिखिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस में उन सब चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। ये अभी सीरीज़ क्लास 12th के लिए चल रही है, इसके बाद हमारी नीट सीरीज़ होगी और बाकी अदर क्लासेस के लिए भी सीरीज़ जल्दी ही लॉन्च होंगी। तो चैनल के साथ बने रहिए और सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।